Good morning, all. Let us see in the previous lecture what we have seen. In the previous lecture, we have started the new method, that is stiffness method of analysis, in which we have studied the different types of the steps involved in the stiffness method. So after that, we have taken one of the problem of the beam having the IK value as a 2. For that, we have done the analysis up to the calculation of the bending moments. Okay, so now today we are taking the different problem of the beam that is involving the overhang part. Okay, so given is, that is, find out, or we can say analyze the given beam by using the stiffness method. Okay, the beam is given ABCD, in which CD part it is a overhang part. तो अभी तक हम लोगों ने देखा था whether we will use the displacement method, otherwise what was force method. अगर तुम लोगों को कोई भी ओवरहैंग पार्ट आता है तो वो डिटर्मिनेट पार्ट रहता है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, पहले ही डिटरमाइन कर लेते हैं. तो वॉट एवर ये जो सी डी पार्ट है वो डिटर्मिनेट है, तो इसको डिटरमाइन करने की ज़रूरत नहीं रहेगी. सो इफ़ यू ऑब्जर्व डायरेक्टली, अगर मैं टोटल अगर ये ए बी सी डी कंसिडर करता हूँ तो आई के तुम लोगों का आ जाएगा 1, 2, 3 एंड 4. ओके, एक्चुअल आई के यहाँ पे 4 आएगा, लेकिन अपना मेन पर्पज़ आई के फाइंड आउट करने का नहीं है. अवर मेन पर्पज़ इज़ टू एनालाइज दी स्ट्रक्चर. ओके, एनालाइज करना मतलब क्या है, हर एक मेंबर का यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, शियर फोर्स डायग्राम अपने को बनाना है. सो जो डिटर्मिनेट पार्ट रहेगा उसको हम लोग कन्वर्ट कर देंगे यहाँ पे. ओके, तो देखो यहाँ पे कन्वर्जन क्या आएगा, सी डी पार्ट ऑलरेडी यहाँ पे डिटर्मिनेट है, तो सी डी का इफेक्ट क्या आएगा सी के ऊपर, एक्सटर्नल इफेक्ट, वो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे. ओके, सो लेट अस कंसिडर, इसको मैं मॉडिफाई करता हूँ अप टू द पॉइंट सी ओनली. वॉट एवर सी डी पार्ट है उसको हम लोग नेग्लेक्ट करेंगे. सो लेट अस कंसिडर, यहाँ पे हम लोग इसको ए पॉइंट जो तुम लोगों का फिक्स्ड है वो फिक्स्ड ही रहने वाला है. एट पॉइंट बी ये भी रोलर ही रहेगा, एट पॉइंट सी ये भी रोलर रहेगा. लेकिन वॉट एवर ये जो ओवरहैंग पार्ट है उसका देखो एक्सटर्नल इफेक्ट, अगर मैं इस सी डी पार्ट को निकाल देता हूँ तो 60/2 यहाँ पे क्लॉकवाइज मूवमेंट रहेगी सी पॉइंट के ऊपर. ओके, मैं इंटरनल मूवमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ. अगर इंटरनल कहेंगे तो यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज रहेगी, यहाँ पे क्लॉकवाइज रहेगी. वी हैव टू कंसिडर द एक्सटर्नल इफेक्ट इन दिस स्टिफनेस मेथड. तो यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ तो ये तुम लोगों का आ जाएगा एक्सटर्नल मोमेंट ऑफ 60/2, दैट इज 120 किलो न्यूटन मीटर. कुछ भी लोडिंग रहेगा तुम लोगों का ओवरहैंग के ऊपर, उसको हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे और वी कैन कंसिडर दैट इफेक्ट ऑन दी सी पॉइंट. तो बाकी का जो लोडिंग था वो वैसे के वैसे ही रहेगा. यहाँ पे पॉइंट लोड है, दैट इज 90 किलो न्यूटन. ऑन द मेंबर बी सी देर इज़ यू डी एल, वो भी चेंज नहीं होगा, वो यू डी एल भी वैसे रहने वाला है, दैट इज़ 80 किलो न्यूटन पर मीटर. दिस इज पॉइंट ए, बी एंड सी. ओके, सी डी पार्ट को हम लोगों ने कन्वर्ट कर लिया इन 120 किलो न्यूटन मीटर में, बिकॉज ऑलरेडी वो डिटर्मिनेट है, उसको एनालाइज करने की ज़रूरत नहीं है, वो डायरेक्टली एनालाइज हो सकता है. तो 60 का इफेक्ट सी के ऊपर एज ए क्लॉकवाइज 120 आएगा. ध्यान में रखना ये एक्सटर्नल मोमेंट की जैसे एक्ट करेगा, नॉट इंटरनल फोर्स. अभी तक हम लोग देखते आ रहे थे एमडीएम में या फिर 3 मोमेंट थ्योरम में हम लोगों ने क्या किया था, इंटरनल मोमेंट्स में कन्वर्ट किया था. वाई, बिकॉज जो अननोन था अपना टीएमटी में या फिर एमडीएम में, वो अपना इंटरनल मोमेंट अपने को मिल रहा था, इसीलिए हम लोगों ने उसको इंटरनल फोर्सेस में कन्वर्ट किया था. नाउ यहाँ पे डायरेक्टली अपने को कुछ मिल नहीं रहा है, सो वी आर जस्ट मेकिंग दिस शॉर्ट, और वी कैन से यहाँ पे इसको हम लोग नेग्लेक्ट करना चाहते हैं सीडी को, तो इसीलिए सिर्फ इसका एक्सटर्नल इफेक्ट क्या रहेगा सी के ऊपर वो हम लोग इंडिकेट कर रहे हैं. ओके, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखना, बिकॉज तीनों मेथड में ये अलग अलग तुम लोगों को कंसिडर करना है. सो लेट अस, डिस्टेंस जो रहेगा 6 मीटर, मतलब ये 3 मीटर रहेगा, ये 3 मीटर, और दिस इज टोटल विल बी 4 मीटर. सो नाउ वी कैन स्टार्ट दिस स्टेप बाय स्टेप मेथड. दैट इज फर्स्ट विल बी स्टेप नंबर 1 जो अपना था, दैट इज कैलकुलेशन ऑफ द आई के. दैट आई के विल बी इक्वल्स टू, यहाँ पे अगर हम लोग आई के फाइंड आउट करेंगे तो आई के यहाँ पे क्या आएगा, ऑब्वियसली अभी ये सिंप्लीफाइड हो गया, तो हम लोग आई के बोल सकते हैं एट पॉइंट बी देर इज़ 1 रोटेशन, एट पॉइंट सी देर इज़ 1 रोटेशन. ओके, आई के इट इज़ नथिंग बट अलोवेबल डिस्प्लेसमेंट, हर एक जॉइंट के ऊपर चेक करने का कितना डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल है. एज वी आर कंसिडरिंग द बीम, तो ऑब्वियसली वी विल नॉट कंसिडर द एक्सियल डिफॉर्मेशन. ओके, बीम में तुम लोग को यहाँ पे कोई इंक्लाइन लोडिंग नहीं है, तो एक्सियल डिफॉर्मेशन कंसिडर करने की जरूरत नहीं है. So we will not consider that axial deformation, we will just consider the rotation at point B and rotation at point C.
So there will be only 2 ik, so we can assign that is first coordinate will be theta b and second coordinate will be theta c only. So now अपने को coordinate assign करने ही पड़ेंगे because coordinate will indicate the direction of the rotation. So यहाँ पे एक और डायग्राम में यहाँ पे बना लेता हूँ. Let us consider this ABC in which A is fixed, B पे यहाँ पे रोलर सपोर्ट है और C पे एक रोलर सपोर्ट है. यहाँ पे एक्सटर्नल लोडिंग नहीं दिखा रहा हो, दिखा तो भी चलेगा. यहाँ पे सिर्फ हम लोग कोऑर्डिनेट डिसाइड करने वाले हैं. सो वी कैन कंसिडर थीटा बी एज ए क्लॉकवाइज एंड थीटा सी ऑल्सो क्लॉकवाइज. वाई? बिकॉज हम लोग मैक्स टू मैक्स मोमेंट क्लॉकवाइज पॉजिटिव लेते हैं, तो इसलिए ये क्लॉकवाइज देना अपने के लिए अच्छा रहेगा. इट इज़ नॉट नेसेसरी कि वो क्लॉकवाइज ही कंसिडर करना चाहिए. इफ़ यू वांट यू कैन टेक एंटी क्लॉकवाइज ऑल्सो. After assigning the coordinates, we will further proceed for the restraining of the structure. Obviously, because अपने को पहला PL मैट्रिक्स चाहिए, तो इसको अपने को रिस्ट्रेन करना पड़ेगा at point B and at point C. Let us draw the diagram, or we can say first write down that is restrain the structure. Restrain the structure and find फोर्सेस एंड फाइंड. फोर्सेस की जगह मैं यहाँ पे बोलता हूँ रिएक्शंस ड्यू टू एक्सटर्नल लोड, ड्यू टू एक्सटर्नल लोडिंग इन कोऑर्डिनेट डायरेक्शंस. इन कोऑर्डिनेट डायरेक्शंस. सो यहाँ पे जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है, इफ़ यू नो दिस इज आवर एक्चुअल स्ट्रक्चर, ये अपने को सॉल्व करना है, तो इसको हम लोग रिस्ट्रेनिंग करेंगे. देन वी विल फाइंड आउट दी फिक्स्ड एंड मोमेंट. बिकॉज यहाँ पे सिर्फ रोटेशन ही है, तो रोटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल मोमेंट से रहता है, तो हम लोग मोमेंट्स फाइंड आउट करेंगे. सो लेट अस ड्रॉ रिस्ट्रेनिंग ऑफ द स्ट्रक्चर. ओके, एट पॉइंट ए ऑलरेडी वहाँ पे फिक्स्ड है. एट पॉइंट बी यहाँ पे हम लोग फिक्सिटी प्रोवाइड करेंगे. सो लेट अस गिव द फिक्स सपोर्ट. एट पॉइंट सी ऑल्सो हम लोग यहाँ पे खुद से फिक्स प्रोवाइड कर रहे हैं. यहाँ पे एक मिडल पे पॉइंट लोड था, दैट इज 90 किलो न्यूटन. ऑन बी सी देर इज वन यूडीएल ऑफ 80 किलो न्यूटन पर मीटर. सो दिस टोटल डिस्टेंस इज 6 मीटर. दिस इज नथिंग बट आई थिंक 4 मीटर. सो दिस इज पॉइंट ए, बी एंड सी. Now we can find out the PL matrix, or we can say reactions due to the external loading in the coordinate direction. अभी देखो मैंने यहाँ पे ये एक्चुअल डायग्राम में ये 120 कंसिडर नहीं किया है. ओके, किया तो भी चलेगा, बिकॉज वॉट एवर जो तुम लोगों का वी कैन से PL मैट्रिक्स है, इट इज़ ओनली ड्यू टू दी मेंबर लोडिंग. तुम लोगों का कितना यहाँ पे रिएक्शंस आ रहा है वो हम लोग कंसिडर कर रहे हैं. ओके, यहाँ पे अगर इंस्टेड ऑफ एक्सटर्नल लोडिंग में यहाँ पे मेंबर लोडिंग लिख देता हूँ, मतलब तुम लोग कंफ्यूज नहीं होंगे. ओके, बिकॉज 120 किलो न्यूटन मीटर इट इज़ नॉट ए मेंबर लोडिंग, इट इज़ द जॉइंट लोडिंग इफ़ यू ऑब्जर्व. तो यहाँ पे अगर फिक्सिटी प्रोवाइड कर दिया तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं दो अननोन से, तो P1L और P2L, यहाँ पे दो अननोन्स आएंगे. सो लेट अस ड्रॉ द P1L इनटू P2L. उसके लिए अपने को फिक्स्ड एंड मोमेंट लगेगा. तो लेट अस फाइंड आउट द फिक्स्ड एंड मोमेंट. MFAB विल बी इक्वल्स टू, if you know the MFAB चेक करेंगे तो इट इज एंटी क्लॉकवाइज. पॉइंट लोड है तो दैट विल बी WL by 8 will be equals to minus 90 into 6 divided by 8. Calculate it. I think it is minus 67.5 kilonewton meter. Same way, that is MFBA, it is also equals to सेम वैल्यू, बट यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड तुम लोग का डायरेक्शन जो रहेगा वो चेंज हो जाएगा. दैट इज 67.5 पॉजिटिव. देन फॉर द BC मेंबर, दैट इज MFBC विल बी इक्वल्स टू, इट विल बी नेगेटिव WL स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12 विल बी इक्वल्स टू माइनस 80 इंटू 4 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12. ओके, सो यहाँ से अपने को वैल्यू मिलता है दैट इज माइनस 106.67 किलो न्यूटन मीटर. इन द सेम वे वी कैन कैलकुलेट MFCB विल बी इक्वल्स टू
प्लस 106.67. Okay, after calculation of this fixed end moment, we can calculate the PL matrix, that is P1L will be equals to P1L. देखो 1 तुम लोग का कोऑर्डिनेट कौन सा था, दैट इज एट पॉइंट बी, दैट इज क्लॉकवाइज थीटा बी. तो यहाँ पे थीटा बी के लिए रिस्पॉन्सिबल देखो MBA और MBC, ये दो मोमेंट्स यहाँ पे आ रहे हैं, तो हम लोग ये दोनों मोमेंट यहाँ पे कंसिडर करेंगे. तो पहला देखो यहाँ पे MFBA और सेकेंड जो रहेगा दैट इज नथिंग बट MFBC. अगर दोनों को हम लोग ऐड करते हैं तो MFBA इज नथिंग बट पॉजिटिव 67.5, whereas MFBC is negative 106.67. अगर दोनों को हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू आई थिंक इट इज -39.167 किलो न्यूटन मीटर. चेक इट वेदर इट इज राइट और रॉन्ग. सिमिलरली P2L मतलब सेकेंड कोऑर्डिनेट में तुम लोगों को फोर्स देखना है. सेकेंड कोऑर्डिनेट कौन सा अपना थीटा सी. अभी ये 120 में कंसिडर नहीं करूंगा बिकॉज 120 जॉइंट लोडिंग है. मेंबर लोडिंग की वजह से सिर्फ यहाँ पे MFCB आएगा. तो MFCB हम लोगों ने लिखा हुआ है, MFCB विल बी इक्वल्स टू 106.67. यस, तुम लोग का P1L कितना आ रहा है, लेट अस चेक, 39.17. ओके, तुम लोगों ने आई थिंक 2 पे फिक्स किया होगा इसलिए वो 39. ओके चाहिए तो हम लोग ये करेक्ट कर सकते हैं, दैट इज 17. ओके, आफ्टर गेटिंग दिस वी कैन फर्दर प्रोसीड फॉर स्टिफनेस मैट्रिक्स. स्टिफनेस मैट्रिक्स से पहले देखो मैं यहाँ पे कैपिटल P मैट्रिक्स यहाँ पे लिख देता हूँ बिकॉज कैपिटल P ठीक है, डायरेक्टली हम लोग इक्वेशन में ही लिखेंगे. लेट अस स्टार्ट विद द स्टिफनेस मैट्रिक्स. स्टिफनेस मैट्रिक्स चेक करेंगे हम लोग. रिटर्न यहाँ पे क्या करेंगे, वॉटेवर जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक्सटर्नल लोडिंग यहाँ पे रिमूव कर देंगे. वी विल रिमूव ऑल द एक्सटर्नल लोडिंग एंड वी विल अप्लाई द यूनिट डिस्प्लेसमेंट. ओके, तो पहले हम लोग यहाँ पे स्टिफनेस मैट्रिक्स कौन सा आएगा वो हम लोग लिख लेते हैं, दैट इज K विल बी इक्वल्स टू 2/2 का मैट्रिक्स बनेगा. तो यहाँ पे दो वैल्यूज आएंगे, दैट इज K11 K12 और यहाँ पे आएगा K21 और K22. सो ध्यान में रखना, अगर एक कोऑर्डिनेट में हम लोग यूनिट डिस्प्लेसमेंट अप्लाई करते हैं तो टोटल कॉलम अपने को मिल जाता है. सो फॉर द फर्स्ट कॉलम हम लोग क्या करेंगे, वी विल अप्लाई थीटा बी, दैट इज फर्स्ट कोऑर्डिनेट इज इक्वल्स टू 1. एट दैट टाइम थीटा सी विल बी 0. तो यहाँ पे हम लोग रिटर्न डायग्राम बनाएंगे विदाउट एक्सटर्नल लोडिंग. सो लेट अस टेक दिस इज पॉइंट ए. हर एक पॉइंट हम लोग का फिक्स्ड रहने वाला है, तो इसको हम लोग फिक्स पहले कर लेते हैं. दिस इज ए पॉइंट, देन बी पॉइंट, इट इज फिक्स, सी ऑल्सो फिक्स्ड. तो हम लोग यहाँ पे थीटा बी इज इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे. मतलब क्या होगा, दैट इज थीटा बी को हम लोग यहाँ पे एक एट पॉइंट बी, सपोर्ट बी को हम लोग रोटेशन प्रोवाइड कर रहे हैं इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन. तो अगर ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर ये रोटेशन प्रोवाइड कर रहा है तो देखो ये परफेक्टली इस साइड से चला जाएगा. दिस इज थीटा बी इज इक्वल्स टू 1 अप्लाई कर दिया हम लोगों ने. ऑब्वियसली अभी ये रोटेट हो गया तो ये मेंबर भी रोटेट होगा. इसको परपेंडिकुलर था तो ये भी परपेंडिकुलर से ही निकलेगा. तो रिटर्न ये ऊपर से ही निकलेगा और इस साइड में भी ये परपेंडिकुलर ही है. इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तो यहाँ पे फिक्सिडिटी है तो वो 0 मेंटेन करना चाहिए. सेम वे इस साइड से वो नीचे से निकलेगा तो नीचे से जाएगा परफेक्टली 90 डिग्री मेंटेन करके. यहाँ पे भी उसको 90 डिग्री मेंटेन करना है तो रिटर्न ये हॉरिजॉन्टल हो जाएगा. नाउ आफ्टर गेटिंग दिस डिफ्लेक्टेड शेप we can find out the fixed end moment generated due to the rotation of the support. तो इसके लिए वैल्यू क्या रहता है, दैट इज़ 4EI/L. तो यहाँ पे देखो ये 6 मीटर था आई थिंक और ये 4 मीटर था. सो फॉर द A, B एंड C, फॉर द AB मेंबर अगर हम लोग चेक करेंगे, BA के लिए यहाँ पे मोमेंट जनरेट होगा इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन बिकॉज क्लॉकवाइज रोटेशन है. यहाँ पे भी क्लॉकवाइज ही होगा तो फार एंड के ऊपर भी सेम डायरेक्शन में मोमेंट जनरेट होता है, सिर्फ वैल्यूज़ अलग अलग होता है.
इफ़ यू कंसिडर बी ए मेंबर तो 4EI/L, तो ये आ जाएगा 4EI डिवाइडेड बाई 6, उसका हाफ चला जाएगा फार एंड के ऊपर, दैट इज़ 2EI डिवाइडेड बाई 6। इसके लिए चेक करेंगे तो दैट इज़ 4EI डिवाइडेड बाई 4, फार एंड के ऊपर चला जाएगा 2EI डिवाइडेड बाई 4। दीज आर दी टोटल फिक्स्ड एंड मोमेंट जनरेटेड। नाउ अपने को जो जो चाहिए वो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। सो लेट अस फर्स्ट K11, फर्स्ट कॉलम में मिलने वाला है अपने को, दैट इज K11, फोर्स जनरेटेड इन फर्स्ट कोऑर्डिनेट ड्यू टू द यूनिट डिस्प्लेसमेंट इन फर्स्ट कोऑर्डिनेट। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में यूनिट डिस्प्लेसमेंट हम लोगों ने अप्लाई किया, तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में कितना मूवमेंट जनरेट हुआ, ये देखो ये 2 मूवमेंट जनरेट हुआ है, तो दोनों के दोनों अपने को लिखने पड़ेंगे। दोनों के दोनों मूवमेंट क्लॉकवाइज है, अपना कोऑर्डिनेट भी क्लॉकवाइज है, इसलिए ये पॉजिटिव आएंगे दोनों के दोनों, दैट इज 4EI डिवाइडेड बाई 6 प्लस 4EI डिवाइडेड बाई 4। सो इफ़ यू कैलकुलेट इट, दोनों का समेशन हम लोग करेंगे तो दैट समेशन बिकम्स आई थिंक 2.33EI। सेम वे हम लोग K21 निकालेंगे, चेक करेंगे तो यहाँ से ऊपर से हम लोग देख सकते हैं सेकेंड, यहाँ पे फर्स्ट कॉलम में से सेकेंड वैल्यू दैट इज K21, दैट इज फोर्स जनरेटेड इन सेकेंड कोऑर्डिनेट ड्यू टू द यूनिट डिस्प्लेसमेंट इन फर्स्ट कोऑर्डिनेट। तो सेकेंड कोऑर्डिनेट देखो कौन सा है, थीटा सी, तो थीटा सी के डायरेक्शन में ही ये जनरेट हो रहा है। देखो थीटा सी भी क्लॉकवाइज था, ये भी क्लॉकवाइज है, तो इसलिए ये भी पॉजिटिव आएगा, दैट इज 2EI डिवाइडेड बाय 4 और वी कैन से 0.5EI। आफ्टर गेटिंग दिस वी विल फाइंड आउट द सेकेंड कॉलम। तो सेकेंड कॉलम के लिए रिटर्न, बिकॉज सेकेंड कॉलम अगर तुम लोग ऑब्जर्व करोगे तो देखो सेकेंड कॉलम में सेकेंड वैल्यू 2 है, इसका मतलब क्या हुआ, K12 मतलब फोर्स जनरेटेड इन फर्स्ट कोऑर्डिनेट ड्यू टू यूनिट डिस्प्लेसमेंट इन सेकेंड कोऑर्डिनेट। सेकेंड के लिए फोर्स जनरेटेड इन सेकेंड कोऑर्डिनेट ड्यू टू यूनिट डिस्प्लेसमेंट इन सेकेंड कोऑर्डिनेट, यानी कि सेकेंड कोऑर्डिनेट में अगर मैं यूनिट डिस्प्लेसमेंट अप्लाई करता हूँ तो अपने को ये दोनों वैल्यूज मिल जाएंगे। सो लेट अस अप्लाई द यूनिट डिस्प्लेसमेंट फॉर द सेकेंड कोऑर्डिनेट। सो फॉर द सेकेंड थीटा B इज इक्वल्स टू 0 एंड थीटा C इज इक्वल्स टू 1। तो थीटा C अपना सेकेंड कोऑर्डिनेट था, तो उसके लिए हम लोग रिटर्न यहाँ पे यूनिट डिस्प्लेसमेंट अप्लाई कर रहे हैं। सो लेट अस ड्रॉ फर्स्ट डायग्राम, ओके, जिसमें तुम लोगों का पहला जो A पॉइंट है वो फिक्स है, B भी तुम लोगों का फिक्स है, C भी पहले फिक्स है। ओके, रिटर्न हम लोग सब एक्सटर्नल लोडिंग यहाँ पे रिमूव कर रहे हैं। देन वी विल अप्लाई यूनिट डिस्प्लेसमेंट। यूनिट डिस्प्लेसमेंट कौन सा है, दैट इज थीटा C। क्लॉकवाइज था कोऑर्डिनेट, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही हम लोग अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे ये क्लॉकवाइज हम लोग बना रहे हैं। आफ्टर डिफ्लेक्शन अगर ये क्लॉकवाइज यहाँ पे हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, दैट इज थीटा C इज इक्वल्स टू 1। तो जिस डायरेक्शन में हम लोग अप्लाई करेंगे उस डायरेक्शन में मूवमेंट होंगे। पहले हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, डिफ्लेक्टेड शेप। देखो ये 90 डिग्री था पहले, तो आफ्टर डिफ्लेक्शन भी ये 90 डिग्री मेंटेन होना चाहिए। तो रिटर्न ये यहाँ से आएगा। सो यहाँ पे भी तुम लोगों का फिक्स सपोर्ट है, तो ये 90 डिग्री मेंटेन करेगा, बिकॉज फिक्स सपोर्ट पे रोटेशन नहीं रहता है। आगे ये ट्रांसफर ही नहीं करेगा, बिकॉज बीच में फिक्सडिटी है। हम लोगों ने ये सपोर्ट को रोटेट किया है, तो इसको कितना भी रोटेट करे इसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज बीच में फिक्स सपोर्ट है। सो नाउ वी कैन डायरेक्टली टेक दिस इज, इस पॉइंट के ऊपर हम लोगों ने रोटेशन अप्लाई किया, मतलब क्लॉकवाइज में, तो यहाँ पे फिक्स्ड एंड मोमेंट जनरेट होगा इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। फार एंड के ऊपर भी सेम डायरेक्शन में यहाँ पे फिक्स्ड एंड मोमेंट जनरेट होगा। जहाँ पे हम लोग रोटेशन अप्लाई करते हैं वहाँ पे फिक्स्ड एंड मोमेंट जनरेट होता है, दैट इज 4EI डिवाइडेड बाय L। तो ये आ जाएगा 4EI डिवाइडेड बाय 4, बिकॉज ये 4 मीटर है। वही सेम मोमेंट यहाँ पे फार एंड के ऊपर हाफ चली जाती है, दैट इज नथिंग बट 2EI डिवाइडेड बाय 4। ओके, सिर्फ रोटेशन के लिए, तो और कोई मोमेंट्स आने नहीं वाली है। तो डायरेक्टली वी कैन टेक दी सेकेंड कॉलम, दैट इज फर्स्ट वन, दैट इज K12, that is force generated in first coordinate due to unit displacement in second coordinate। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट देखो कौन सा है, ये तुम लोगों का B का तुम लोगों का फर्स्ट कोऑर्डिनेट था। थीटा B भी तुम लोगों का क्लॉकवाइज है, तो इसलिए ये वैल्यू भी तुम लोगों का क्लॉकवाइज है, इसलिए ये आ जाएगा पॉजिटिव 2EI डिवाइडेड बाय 4, विच इज़ नथिंग बट 0.5EI। ये मैच होना चाहिए तुम लोगों का। K12 और K21 दोनों सेम चाहिए, तो देखो यहाँ से हम लोग क्रॉस चेक कर सकते हैं, ये दोनों सेम है, मतलब क्या हुआ, अपना आंसर राइट है यहाँ तक।
नेक्स्ट जो कॉलम था, कॉलम का नेक्स्ट जो तुम लोगों का कोएफिशिएंट था दैट इज K22, फोर्स जनरेटेड इन सेकेंड कोऑर्डिनेट ड्यू टू यूनिट डिस्प्लेसमेंट इन सेकेंड कोऑर्डिनेट। तो सेकेंड कोऑर्डिनेट अपना कौन सा है, थीटा सी, तो उसके डायरेक्शन में देखो कौन सा यहाँ पे मोमेंट जनरेट हुआ, 4EI डिवाइडेड बाय 4। ये भी क्लॉकवाइज है, अपना कोऑर्डिनेट भी क्लॉकवाइज है, तो इसलिए ये पॉजिटिव आएगा, दैट इज 4EI डिवाइडेड बाय 4 विच इज नथिंग बट ओनली 1EI। After getting this stiffness matrix, we will further proceed for the stiffness equilibrium equation, or we can say equilibrium equation only. That is next step we can say equilibrium equations. We have the common equilibrium equation, that is P matrix will be equals to PL matrix plus K matrix, it is square matrix, and the last one multiply by delta matrix. ओके इसका डिग्री भी अगर तुम लोग चेक करोगे तो दिस इज नथिंग बट 2/1, ये भी 2/1 का रहेगा, ये 2/2 का रहेगा, और ये 2/1 का रहेगा। सो आफ्टर पुटिंग दी वैल्यूज, अभी देखो यहाँ पे जब मैं P बोलता हूँ तो P मैंने क्या बोला था, इट इज़ नथिंग बट एक्चुअल फोर्सेस, एक्सटर्नल फोर्सेस प्रेजेंट इन द कोऑर्डिनेट डायरेक्शन। इफ यू ऑब्जर्व अवर सिंप्लीफाइड डायग्राम, ये अपना सिंप्लीफाइड डायग्राम था दिस वन। सो थीटा बी के डायरेक्शन में, थीटा बी के लिए रिस्पॉन्सिबल क्या है, मोमेंट, तो बी के ऊपर कोई मोमेंट नहीं था। लेकिन जब मैं थीटा सी की बात करूंगा दैट इज सेकेंड कोऑर्डिनेट, तो देखो यहाँ पे 120 किलोन्यूटन मीटर का मोमेंट है, और ऑब्वियसली तुम लोग का जो कोऑर्डिनेट है इट इज नथिंग बट रोटेशन थीटा सी, और रोटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल क्या रहता है, मोमेंट। तो तुम लोग के कोऑर्डिनेट की डायरेक्शन में अगर कोई फोर्स है तो वो कैपिटल P डायग्राम में आएगा, और वी कैन से कैपिटल P मैट्रिक्स में आएगा। तो थीटा सी के डायरेक्शन में यहाँ पे 120 किलोन्यूटन मीटर का मोमेंट है, तो दैट 120 किलोन्यूटन मीटर वहाँ पे कंसिडर हो जाएगा कैपिटल P मैट्रिक्स में। सो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं फर्स्ट कोऑर्डिनेट में कुछ नहीं है, दैट इज 0, सो वी कैन टेक दिस इज 0, और सेकेंड कोऑर्डिनेट में यहाँ पे 120 आएगा। ओके कोऑर्डिनेट का डायरेक्शन और ये 120 का डायरेक्शन सेम है, इसलिए वो पॉजिटिव आया। अगर अपोजिट रहता था तो दैट विल बी नेगेटिव, विल बी इक्वल्स टू PL मैट्रिक्स। PL मैट्रिक्स हम लोगों ने फाइंड आउट किया है, दैट इज PL विल बी इक्वल्स टू, चेक करेंगे, फर्स्ट वन दैट इज -39.17 -39.17, और सेकेंड वन था तुम लोगों का 106.67 प्लस K मैट्रिक्स ऑलरेडी हम लोगों ने निकाला हुआ है, दैट इज 2.33, फर्स्ट वन K11 विल बी 2.33 EI। सर K11 का वैल्यू 1.6 है। क्या आ रहा है 1 पॉइंट, ये रॉन्ग है, ओके थैंक यू, ये 1.67, चेक करो बराबर है सबका, सबका ये आ रहा है K11 1.67, ओके गुड। तो ये हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं डायरेक्टली, रिटर्न रिमूव करता हूँ मैं इसको, दिस इज 1.67, 1.67। सेकेंड है तुम लोगों का K12 दैट इज 0.5 EI, देन K21 दैट इज 0.5 EI। देखो यहाँ पे ये भी सिमेट्रिक रहेगा तुम लोगों का डायगोनली, लास्ट वन दैट इज EI ओनली। देन लास्ट डेल्टा मैट्रिक्स, मतलब जो तुम लोगों का अननोन है, तो यहाँ पे फर्स्ट कोऑर्डिनेट था थीटा बी, सेकेंड था तुम लोगों का थीटा सी। सो यहाँ पे दो तुम लोगों के इक्वेशंस बनेंगे, ये देखो ये मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करूँगा तो ये कैसे आएगा, दैट इज 1.67 EI इंटू थीटा बी प्लस 0.5 EI इंटू थीटा सी विल बी इक्वल्स टू, देखो यहाँ पे 0 है, ये माइनस है, उस साइड में जाके प्लस हो जाएगा, दैट इज 39.17। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड इक्वेशन विल बी 0.5 EI इंटू थीटा बी प्लस EI इंटू थीटा सी विल बी इक्वल्स टू, देखो यहाँ पे 120 है ऑलरेडी, उस साइड के ऊपर माइनस, ये इधर आके माइनस हो जाएगा 106.67। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2।
Solve the equation number 1 and 2 to get the value of theta b and theta c. Check it. वैल्यू कितना आ रहा है थीटा b का एंड थीटा c का. यस एवरीवन चेक इट. दोनों सॉल्व करके देखो. डायरेक्टली कैल्सी में ये 120 माइनस 106.61 पुट किया तो भी चलेगा. ठीक है, सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली पुट कर सकते हो. $22.89 and 1.884. 22.89 डिवाइडेड बाय ई आएगा बिकॉज ई आई दोनों से डिवाइड हो रहा है और थीटा सी विल बी 1.885. ओके, तो वॉट एवर ये जो वैल्यूज़ मिले हैं अपने को क्या चाहिए, लेकिन एक्चुअल में अपने को मोमेंट्स चाहिए. ओके, क्वेश्चन में जो दिया रहेगा वो ठीक से पढ़ने का. अगर तुम लोगों को बोला है सिर्फ डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करो तो हम लोग यहाँ पे स्टॉप कर लेंगे, लेकिन उन्होंने इंडिकेट किया हुआ है कि फाइंड आउट द रिएक्शंस और वी कैन से फाइंड आउट द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम. तो एट दैट टाइम अपने को स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड भी यूज़ करना पड़ेगा यहाँ पे. दैट इज लास्ट स्टेप विल बी स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन. So by using slope deflection equation we will find out the actual moments. So let us consider first moment will be MAB. तो MAB will be equals to MFAB. एक फॉर्मूला हम लोग लिख लेते हैं, बाद में डायरेक्टली पुट करेंगे. प्लस 2EI डिवाइडेड बाय L इन ब्रैकेट 2 थीटा A प्लस थीटा B. ओके, डेल्टा का वैल्यू आएगा ही नहीं. लेट अस MFAB हम लोगों ने ऑलरेडी निकाला हुआ है. ओके, यहाँ पे MFAB है -67.5. तो -67.5 हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे. प्लस 2EI डिवाइडेड बाय L इज़ नथिंग बट आई थिंक 6 मीटर इन ब्रैकेट 2 थीटा A. थीटा A तो तुम लोगों का 0 ही है, जो वैल्यू नहीं है वहाँ पे. प्लस थीटा B है तुम लोगों का 22.89 डिवाइडेड बाय EI. कैलकुलेटेड तुम लोगों को मिल जाएगा MAB. सिमिलरली वी कैन कैलकुलेट दी MBA. MBA विल बी इक्वल्स टू, यहाँ पे आ जाएगा प्लस 67.5 प्लस 2EI डिवाइडेड बाय 6 इन ब्रैकेट. यहाँ पे आ जाएगा सिर्फ कोएफिशिएंट चेंज होगा 2 इंटू 22.89 डिवाइडेड बाय EI. Yes, check it. First MAB is equals to -59.87. सबका आ रहा है क्या? -59.87. किलो न्यूटन मीटर. चेक करो तुम लोगों का सेकेंड BA का वैल्यू कितना आ रहा है. इट शुड बी मैच विथ MBC बिकॉज दोनों का वैल्यू सेम आना चाहिए. इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तो इसका आई थिंक FEM था 106.67 नेगेटिव प्लस 2EI डिवाइडेड बाय लेंथ इज 4 मीटर इन ब्रैकेट 2 थीटा B दैट इज 2 इंटू 22.89 डिवाइड बाय EI प्लस थीटा C. थीटा C हम लोगों ने अभी निकाला था, दैट इज 1.885 डिवाइडेड बाय EI. ये दोनों के वैल्यूज सेम आने चाहिए. क्रॉस चेक करके देखो वेदर इट इज सेम और नॉट. 82.76 अगर सेम आ रहे हैं तो ठीक है, अदरवाइज हम लोगों ने कुछ तो मिस्टेक किया रहेगा. ओके, दिस शुड बी -82.76 किलो न्यूटन मीटर. ओके, अगर तुम लोगों का बराबर आ रहा है तो हम लोग डायरेक्टली नेक्स्ट तुम लोग का MCB भी फाइंड आउट कर सकते हैं. ओके, ठीक है, चलेगा इतना डिफरेंस बिकॉज थोड़ा सा कुछ तो यहाँ पे 1-2 डिजिट ऊपर नीचे होता ही है. ओके, इसलिए 3 डिजिट में हम लोग वर्क करेंगे तो मोस्टली मिल जाएगा वैल्यूज़. लास्ट जो तुम लोग का आएगा दैट इज़ नथिंग बट MCB. चेक करो MCB का वैल्यू, इट इज़ नथिंग बट 120 आना चाहिए. 120 किलो न्यूटन मीटर. ओके, इट में बी नेगेटिव और पॉजिटिव. चेक करो पॉजिटिव है या नेगेटिव है. आई थिंक इट इज़ पॉजिटिव रहेगा वो.
ओके, बिकॉज ऑलरेडी वहाँ पे 120 का मोमेंट है, तो 120 को वहाँ पे बैलेंस करने के लिए MCB शुड बी इक्वल्स टू 120 किलो न्यूटन मीटर। तो कैलकुलेट करोगे तो वहाँ पे 120 आएगा ही। ओके, आफ्टर गेटिंग दिस वैल्यू, देखो ये जो वैल्यूज जो मिले तुम लोग को वो नेगेटिव पॉजिटिव में मिले हुए हैं, तो पहले अपने को फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा, देन वी कैन ड्रॉ दी एक्चुअल वहाँ पे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो लेट अस ड्रॉ दी फ्री बॉडी डायग्राम। अगर इसका ही हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं तो देखो इसमें अभी मैं टोटल बीम कंसिडर करूँगा। लेट अस कंसिडर दिस इज फर्स्ट AB, देन BC, और यहाँ पे मैं CD पार्ट भी कंसिडर कर लेता हूँ। ओके, ऑलरेडी यहाँ पे जो पॉइंट लोड्स है वो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। दिस इज़ 90 किलो न्यूटन, देन यहाँ पे एक UDL था 80 किलो न्यूटन पर मीटर। ओके, और यहाँ पे एक 60 किलो न्यूटन का यहाँ पे एक फोर्स था। तो डायरेक्टली अगर हम लोग लिखेंगे तो MAB तुम लोगों को मिल रहा है नेगेटिव 59.87। नेगेटिव है मतलब क्या होगा, वो एंटी क्लॉकवाइज 59.87। BA की वैल्यू चेक करेंगे तो पॉजिटिव 82.76 है, तो इसलिए वो आ जाएगा क्लॉकवाइज, और BC तुम लोग का आ जाएगा एंटी क्लॉकवाइज विद द सेम वैल्यू दैट इज 82.76 BC की वैल्यू। ओके, उसके बाद CB तुम लोग का आएगा दैट इज 120 पॉजिटिव, तो इसलिए ये आ जाएगा 120, तो ऑब्वियसली ये तुम लोग का रहेगा 120 एंटी क्लॉकवाइज। ओके, ये देखो यहाँ से बैलेंस हो रहा है 16:2, यहाँ से ये 120 बैलेंस हो रहा है। दिस इज आवर फ्री बॉडी डायग्राम। तो वंस वी गेट द फ्री बॉडी डायग्राम वी कैन ड्रॉ द एक्चुअल बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ओके, मेंबर लोडिंग देखो ये और ये दोनों ही मेंबर लोडिंग में आएंगे, ये मेंबर लोडिंग में नहीं है, ये एंड पे मतलब ये जॉइंट के ऊपर है, तो इसको कंसिडर करने की जरूरत नहीं है मेंबर लोडिंग में। तो हम लोग फ्री तुम लोगों का बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करेंगे बाय यूजिंग द मेंबर लोडिंग ओनली। तो यहाँ पे एक ट्राइंगल आएगा 90 के लिए। ओके, हैविंग द मैक्सिमम वैल्यू दैट इज WL/4। चेक इट, WL/4 कितना आ रहा है, दैट इज 90 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 4। WL/4 चेक करो, फाइंड आउट करते रहो तुम लोगों का वैल्यू। 45 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 6 दैट इज 45 मल्टीप्लाई बाय 3 135। ओके गुड, 135, तो ये हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे 135। आफ्टर दैट ये UDL है, तो UDL के लिए तुम लोग का पैराबोला आएगा, हैविंग द मैक्सिमम वैल्यू विल बी WL/8, 80 इंटू 4 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8। ठीक है, ये आ जाएगा 10 इंटू 16 दैट इज़ 160। तो 160 ये आ जाएगा, थोड़ा सा ऊपर लिखो, इसके थोड़ा सा ऊपर लिखा तो भी चलेगा। ओके, बिकॉज 160 थोड़ा सा बड़ा रहेगा। ओके, दिस इज 160। आफ्टर दैट हम लोग फिक्स BMD निकालेंगे, ओवरलैप करेंगे। फ्री BMD के लिए हम लोगों ने पॉजिटिव ऊपर लिखा था, फिक्स BMD के लिए हम लोग पॉजिटिव नीचे लिखेंगे। सो अगर मैं यहाँ पे सेक्शन रखता हूँ तो लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर देखो ये तुम लोग का एंटी क्लॉकवाइज है, दैट इज नेगेटिव। तो नेगेटिव है मतलब उसको मैं ऊपर की तरफ लिखूँगा। 59 है तो ये 59 आ जाएगा। लेट अस कंसिडर यहाँ तक 59 आ जाता है। ओके, दिस इज 59.87, ये नेगेटिव वैल्यू है। राइट हैंड साइड से देखेंगे तो राइट हैंड साइड के ऊपर ये क्लॉकवाइज है, राइट हैंड साइड के ऊपर क्लॉकवाइज भी नेगेटिव ही रहता है। तो लेट अस 82 थोड़ा सा ऊपर लिख लेते हैं, दिस इज 82.76। ओके, लास्ट यहाँ पे चेक करोगे तो ये लेफ्ट हैंड साइड पे तो हो गया कंसिडर, राइट हैंड साइड पे रिटर्न ये क्लॉकवाइज मतलब नेगेटिव ही आएगा वो भी। तो ये नेगेटिव हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, दिस इज 120। और लास्ट का वैल्यू जो था तुम लोगों का 0 है। इसको सिर्फ कनेक्ट करना पड़ेगा स्ट्रेट लाइन से। तो सिंपल यहाँ से हम लोग स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट करेंगे हर एक पॉइंट को। यहाँ पे चेक करोगे तो ये पॉइंट लोड के लिए तुम लोगों का ओवर हैंग था, तो इसके लिए स्ट्रेट लाइन ही आएगा। अगर UDL रहता था तो वहाँ पे पैराबोला आ सकता था। ओके, तो सिंपल हम लोग देख सकते हैं, दिस इज नेगेटिव डायग्राम, दिस इज पॉजिटिव 1, दिस इज नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज टोटल इज नेगेटिव ओवर हैंग। तो दिस इज पॉइंट A, B,
C and the last one is D. This is our actual bending moment diagram. ओके, इफ़ यू वांट, यहाँ पे हम लोग चाहिए तो डिफ्लेक्टेड शेप भी निकालो, तो सिंपल डायग्राम है उनका फटक से तुम लोग बना सकते हो. इट इज़ नॉट दैट मच डिफ़िकल्ट. अगर चेक करोगे तो देखो यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग. ओके, ए टोटल. इसके लिए हम लोग पहले रेफरेंस डायग्राम बना लेते हैं. तो लेट अस कंसिडर रेफरेंस डायग्राम फर्स्ट. ए पॉइंट के ऊपर फिक्स्ड ही था यहाँ पे, सो यहाँ पे फिक्स प्रोवाइड करेंगे. बी के ऊपर यहाँ पे तुम लोगों को कोई यहाँ पे डिफ्लेक्टेड नहीं दिया है, डिफ्लेक्शन नहीं दिया है. ओके, ये हो गया ए. देन बी के ऊपर भी रोलर सपोर्ट था, कोई डिफ्लेक्शन नहीं है, तो आफ्टर डिफ्लेक्टेड शेप वो वहाँ पे आएगा. सी के ऊपर भी वो पॉइंट आफ्टर डिफ्लेक्शन वहाँ पे ही आएगा. सो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम दी ए पॉइंट. तो ए पे चेक करोगे तो यहाँ पे क्या है, नेगेटिव, मतलब हॉगिंग डायग्राम आएगा. तो यहाँ से हम लोग अगर स्टार्ट करते हैं तो ये आ जाएगा हॉगिंग डायग्राम. अप टू दिस पॉइंट देयर विल बी हॉगिंग. आफ्टर दैट सैगिंग स्टार्ट हो रहा है. चेक करोगे तो अगर ये थोड़ा डिफिकल्ट जा रहा है तो देखो ये जो पॉइंट्स आ रहा है यहाँ से हम लोग वर्टिकल लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं. ओके, इफ़ यू वांट तो देखो यहाँ पे मैं वर्टिकल लाइंस ड्रॉ कर रहा हूँ. तो इससे अपने को रेफरेंस मिलेगा कि कहाँ पे हम लोग मोमेंट का यहाँ पे डायरेक्शन चेंज करेंगे. और वी विल प्रोवाइड दी इंटरनल हिंज. ओके, इंटरनल हिंज मतलब वहाँ पे हिंज फॉर्म होगा आफ्टरवर्ड. ओके, इतने ही तुम लोगों के पॉइंट्स हैं. सिंपल हम लोग यहाँ से डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं. इसी पॉइंट से यहाँ पे तुम लोगों को सैगिंग स्टार्ट होगा अप टू दिस पॉइंट. आफ्टर दैट रिटर्न हॉगिंग स्टार्ट होगा. हॉगिंग के बाद रिटर्न देखो यहाँ पे सैगिंग है. to this point sagging. After that directly hogging ये टोटल एंड तक. तो हम लोग इसको डायरेक्टली नीचे की तरफ लेके आ सकते हैं. दिस इज़ नथिंग बट योर एक्चुअल डिफ्लेक्टेड शेप. इफ़ यू नो दिस इज़ आवर कॉन्ट्राफ्लेक्चर पॉइंट, दिस इज़ आवर वन कॉन्ट्राफ्लेक्चर पॉइंट, दिस इज़ वन एंड दिस इज़ वन. ओके, सो दिस इज़ आवर ए, बी, सी and this is D after deflection. This is our deflected shape. ओके, मोस्ट ऑफ द वैरायटी प्रॉब्लम मैंने यहाँ पे लिए नहीं है, बिकॉज अगर डिफ्लेक्शन भी दिया रहेगा तो भी तुम लोग कंसिडर कर सकते हो. हर एक मेथड में EI भी चेंज हुआ तो भी चलेगा. तो स्टिफनेस के लिए हम लोग ले लेंगे, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए हम लोगों ने इतना वैरायटी नहीं लिया था. ओके, तो तुम लोग ट्राई कर सकते हो. अगर कुछ प्रॉब्लम आया उसमें तो हम लोग देख लेंगे.